नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है साइंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट। साइंस सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी के सामने हैं। तो वे इस क्लास के अंदर वो सभी क्वेश्चन रहेंगे जो आगामी परीक्षाओं के अंदर हर साल पूछे जा रहे हैं और जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन को लेकर के। तो अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सकें। और अभी तक जिसने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया वो नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले क्लास का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन फैक्ट के साथ, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी आप सभी को पता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक, जिसको साधारण नमक कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जिसे कौन सी हड्डी बोलते हैं? जांघ की हड्डी भी कहते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। तो स्टेपिस होती है, जिसे जो कहाँ पे होती है? कान की हड्डी होती है। तो सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। तो ध्यान में रखना, स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है विटामिन से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन ए की कमी से, देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी 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 बेरी, दो बार लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये। फिर है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो चारों विटामिन हो गए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। देखिए, बी से तो बेरी बेरी सीधा बै और बै याद रह जाएगा, और सी से याद रह जाएगा स्कर्वी। याद करने हैं दो ही, विटामिन ए से रतौंधी याद कर लेना और डी से क्या कर लेना? रिकेट्स याद कर लेना। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारी क्लास के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए, दूरी को यदि मापते हैं, सूर्य के प्रकाश की यदि दूरी, सूर्य की दूरी को मापना हो, बहुत लंबी खगोलीय दूरी को मापना हो, तो किस में मापते हैं हम? प्रकाश वर्ष के अंदर मापते हैं। फिर है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ मात्रक हैं जो आगामी परीक्षाओं के अंदर, विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है इनके अंदर कंफ्यूज होने की, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। बल, कार्य और विद्युत धारा एक दूसरे के अंदर, मतलब कि ऑप्शन को देखकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पीयर होता है। तो ध्वनि का जो तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद करना है आराम से। देखिए आगे के क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया?
तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? वो दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर, देखिए पृथ्वी जो हम देखते हैं कि सूर्य की गति कौन सी तरफ है? सूर्य की गति हम देखते हैं तो वो आती है पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकार से जब कोई चीज़ हमारे को आगे की तरफ जाती हुई नज़र आती है तो हम उसकी तरफ कौन सी तरफ जाते हैं? पीछे की तरफ। क्योंकि जब हम बस के अंदर बैठे होते हैं तो बस यदि आगे की तरफ चल रही है तो पेड़ पौधे किधर जाते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। उसी प्रकार इस सूर्य की गति को समझ रहे हैं तो सूर्य हम देखते हैं कि पूर्व से कौन सी तरफ जा रहे हैं? पश्चिम की तरफ। परंतु सूर्य कहीं नहीं जाता, तो जाता कौन है? पृथ्वी घूमती है। किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इस प्रकार से घूमती है ये। तो पृथ्वी की धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया वो कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। और पौधे का जो रसोई घर है, पौधे का क्या चीज़ है? रसोई घर। रसोई घर से मतलब रसोई के अंदर क्या बनते हैं? भोजन बनता है। तो पौधे का जो भोजन है वो कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। बेशक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। तो इसकी इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। विद्युत स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 या mmHg होता है। यदि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो रक्तचाप मापी यंत्र कौन सा होता है? ये होता है सफेगनो मैनोमीटर। क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है। या फिर इसकी जगह दे सकते हैं रक्तचाप मापी। ठीक है, तो सफेगनो मैनोमीटर या रक्तचाप मापी भी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। तो पेंसिल क्लेड किसका बना होता है? पेंसिल क्लेड देखिए किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। एक ऐसी धातु जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, वो कौन सी होती है? ग्रेफाइट होती है। मतलब कि ग्रेफाइट में से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जो लगभग धातुएं होती है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। परंतु जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यदि पूछे तो वो कौन सा होता है? वो होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? N2O होती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है। N2O होती है। ध्यान में रखेंगे, NO2 मत कर देना। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है, ये नहीं होती। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास के साथ बने रहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं और विगत परीक्षाओं के अंदर भी बहुत बार हमारे को क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन को देख कर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस के अंदर हम देखते हैं कि गोबर गैस के अंदर जो कौन सी गैस बनती है? वो मीथेन गैस बनती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? आग बुझाने वाली होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। तो आग को जलने के लिए कौन सी गैस सहायक है? जलने के लिए तो है ऑक्सीजन, और बुझने के लिए कौन सी सहायक है? CO2। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन और बुझाने के लिए CO2 सहायक है। फिर LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है LPG का मुख्य घटक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति, पावर प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। और ये आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? सुसाइड बैग किसे बोलते हैं? तो सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग।
सुसाइड बेग से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है और सुसाइड बेग क्या है? लाइसोसोम, या जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यदि ग्रंथि तो हो गया ये यकृत, लीवर। सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सेल की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आप सभी को पता है कि मधुमेह रोग, डायबिटीज़ हो जाती है इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन बनाता कौन है? इंसुलिन एक ग्रंथि बनाती है। वो कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि। क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। यदि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का बनाना कम कर दे, इंसुलिन यदि कम बने, तो मानव शरीर के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो भोर का जो तारा है वो कौन से ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक बताइए कौन सा ग्रह होता है? सबसे नज़दीक बताना है कौन सा ग्रह होता है? किसके? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? वो कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? वो कौन से होते हैं? 7 रंग होते हैं। वो देखिए कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला, ये होते हैं 7 रंग। तो सबसे ऊपर होता है ला, फिर देखिए ना, फिर पी, फिर है, फिर नी, फिर जा, फिर बे। तो या तो ऐसे कर रहे हैं इसको, बेजानी है पिना, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, इस प्रकार से ऊपर है। तो देखिए, बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। ये होते हैं बेजानी है पिनाला। 7 रंग होते हैं। किसके अंदर होते हैं? इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। इंद्रधनुष का यदि क्वेश्चन आए तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, वो है इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? तो अभी हमने पढ़ा था बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? वो होता है लाल होता है। थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? पारा को यूज़ किया जाता है। तो एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः पर कौन सी अवस्था में होती है? वो होती है द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। वो कौन सी होती है? पारा होती है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? लोहा होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मतलब कि ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होना गलनांक होता है। तो गलनांक इसका क्या होता है? उच्च होता है। मतलब कि इसको उच्च ताप पर रखेंगे तो ही ये पिघलना स्टार्ट होता है। तो बल्ब का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये पिघलनेस के, इसलिए इसमें बल्ब का तंतु जो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो मनुष्य में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? देखिए, ध्वनि जो होती है, ध्वनि की जो गति का हम अध्ययन करते हैं, तो ध्वनि की जो गति है वो माध्यम के अंदर होती है। माध्यम मतलब चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो किस में होती है? ठोस के अंदर होती है। यदि प्रकाश की यदि बात की जाए, प्रकाश की सबसे ज़्यादा गति कहाँ होती है? प्रकाश की होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान में रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल होती है? प्रकाश में निर्वात की चाल होती है। तो देखिए, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
परंतु प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार देखिए, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एक हॉर्स पावर का मतलब एक एचपी में कितने वाट होते हैं? ये होते हैं 746 वाट होते हैं। यदि 1 किलोवाट की यदि बात की जाए तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में कितने वाट हो गए? 1000 वाट हो गए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। रेबीज़ के टिक्के की खोज किसने की थी? रेबीज़ आप सभी के पता है, रेबीज़ किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। तो रेबीज़ रोग के टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ध्यान में रखेंगे, रेबीज़ के टिक्के की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। और चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होती है वो कितने परसेंट है? लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो तो है 78%। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि ओजोन जो परत होती है वह ये सूर्य से आने वाली यूवी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन परत करती है। ये ओजोन परत कौन से मंडल के अंदर है? तो ये है समताप मंडल के अंदर। कौन से मंडल के अंदर? समताप मंडल के अंदर है। बिजली के तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो बिजली के तार बनाने के लिए हम तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तांबे का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? कम। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम यदि पूछा जाए तो प्रतिरोध वो किसका होता है? चांदी का होता है। कि सबसे कम जो प्रतिरोध वो किसका होता है? चांदी का होता है। चांदी महंगी होती है, इसलिए इसको धातु के तार, ये बिजली के जो तार बनाने में उपयोग नहीं करते हम। तो फिर उसके बाद किसका करते हैं? तांबे का। तो चांदी के बाद प्रतिरोध वो कम किसका होता है? तांबे का होता है। प्रतिरोध से मतलब क्या होता है? धारा में उत्पन्न बाधा। धारा में उत्पन्न बाधा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होता है वो होता है सोने के अंदर। किसके अंदर होता है? सोने के अंदर होता है, गोल्ड के अंदर होता है। सबसे कम जो प्रतिरोध होता है वो किस में होता है? चांदी के अंदर होता है। चांदी के बाद किसका आता है नंबर? वो आता है तांबे का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की यदि स्थिति देखी जाए तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी किन के बीच आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो बताइए सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। तो अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को क्या होता है? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तो आएगा जब चंद्रमा बीच में आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब होएगा? जब पृथ्वी बीच के अंदर आ जाए। तो ध्यान में रखेंगे, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाए। तो आएगी किन के? अब तीन ही चीज़ होते हैं, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। अब चंद्रमा बीच में आएगा किसके? सूर्य और पृथ्वी के। और पृथ्वी किसके बीच में आएगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच के अंदर आएगी। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष, जो दोष होगा वो वस्तु उसको साफ दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोष होगा वो वस्तु उसको क्या देती है? साफ दिखाई। निकट दृष्टि दोष मतलब कि साफ कौन सी दिखाई देगी? साफ वस्तु दिखाई देगी। कौन सी? निकट की। यदि निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से मतलब साफ कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है? साफ दे रही है दूर वाली। दूरदृष्टि दोष से मतलब दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई देती है। तो साफ कौन सी दिखाई नहीं देती? वो देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है और दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अब जिस व्यक्ति को
निकट दृष्टि दोष है वो चश्मा के अंदर कौन सा लेंस यूज़ करता है, अवतल लेंस यूज़ करता है। ध्यान में रखेंगे, निकट दृष्टि दोष से मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है तो अवतल लेंस यूज़ में कभी होता है। अवतल लेंस इस प्रकार से, और उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। तो उत्तल लेंस कब यूज़ करते हैं, वो करते हैं दूर दृष्टि दोष के अंदर। तो ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आगे की क्लास इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जल्दी से इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको इस सामने डेली 2 या 3 क्लासें आपको इस प्रकार से छोटी छोटी क्लासें देखने को मिलेगी ताकि आपके सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके और जल्दी से इसका रिवीजन हो सके। रिवीजन मोड को अधिक गति देने के लिए हमने ये क्लास इस प्रकार से छोटी छोटी क्लास डाली है। तो ध्यान दें, इसी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं क्लासों को बार बार अध्ययन कीजिए। ओके, धन्यवाद।